अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बच्चों हम चैप्टर नंबर 6 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं स्मार्ट सिलेबस में कुछ शॉर्ट क्वेश्चन कटिंग है और कुछ हैं हम वो करेंगे जो हमारे बोर्ड में आएंगे और स्मार्ट सिलेबस को फॉलो करते हुए। तो 6 चैप्टर का पहला दूसरा कटिंग है। हम थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कह रहा है स्टेट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन टू डिफरेंट फॉर्म्स। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बच्चों दो स्टेटमेंट्स हैं। एक को केल्विन स्टेटमेंट्स कहते हैं और दूसरे को क्लासियस स्टेटमेंट कहते हैं। जो केल्विन स्टेटमेंट है वो हीट इंजन से रिलेटेड है, जो क्लासियस स्टेटमेंट है वो रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड है। अब केल्विन स्टेटमेंट और क्लासियस स्टेटमेंट क्या एक्सप्लेन करती है हम देखते हैं। कह रहा है इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिवाइस अ प्रोसेस, हम एक ऐसा प्रोसेस नहीं बना सकते विच में कन्वर्ट हीट, जो हीट एनर्जी को ले एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ सिंगल रेजरवायर। ये जो हीट आपको आएगी ये सिर्फ एक सिंगल रेजरवायर से आपने लेनी है। इस हीट को आपने कन्वर्ट करना है इंटायरली इनटू वर्क विदाउट लिविंग एनी चेंज इन द वर्किंग सब्सटेंस, यानी वर्किंग सब्सटेंस में कोई चेंज आए बगैर आपने हीट को वर्क में कन्वर्ट करना है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इन शॉर्ट बच्चों यहाँ पर मैं कह सकता हूँ, अगर शॉर्ट डेफिनेशन करूँ इसकी, तो वो डेफिनेशन है आइडियल हीट इंजन इज़ नॉट पॉसिबल। बड़े ही अल्फाज में आसान से अल्फाज में मैंने डिफ़ाइन किया है। ये जो पूरी बड़ी स्टेटमेंट है उसको एक लाइन में हम कुछ इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लासियस स्टेटमेंट। क्लासियस स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है? रेफ्रिजरेटर से। कह रहा है इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस विच ट्रांसफर हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर रेजरवायर टू हाई टेम्परेचर रेजरवायर विदाउट एक्सटर्नल वर्क ऑन द सिस्टम। यानी रेफ्रिजरेटर बिजली के बगैर कूलिंग प्रोड्यूस कर सकती है? ऐसा नहीं हो सकता। हम चीज़ लो से हाई खुद ब खुद कभी भी नहीं आ सकती। जैसे ये पेंसिल है, अगर मैं इसको नीचे से ऊपर लेके आऊँ तो मुझे इस पर क्या करना पड़ रहा है? वर्क करना पड़ रहा है। तो ऐसे ही हीट को लो टेम्परेचर रेजरवायर से पकड़ के हाई टेम्परेचर रेजरवायर में भेजना विदाउट वर्क पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से आपके घर में पानी की मोटरें लगी हुई हैं जो कि पानी को नीचे से ऊपर टैंकियों तक भेजते हैं। तो ये मोटर चलाए बगैर क्या पानी नीचे से ऊपर खुद ब खुद ही आ सकता है? नहीं आ सकता। तो डेट्स वाई हमें मोटर करंट के ज़रिए चलानी होगी और पानी को नीचे से ऊपर लाना होगा। ऐसे ही रेफ्रिजरेटर में भी ये काम पॉसिबल नहीं है। तो अगर इसको शॉर्ट अल्फाज में कहें तो हम कहेंगे आइडियल रेफ्रिजरेटर इज़ नॉट पॉसिबल। यानी आइडियल रेफ्रिजरेटर क्या कहता है कि आप वर्क किए बगैर हीट को लो से हाई टेम्परेचर रेजरवायर तक भेज सकते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। कह रहा है इज़ इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन ऑफ 100% एफिशिएंसी। तो ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि सारी हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती। अगर हो जाती है तो हमारा जो हीट इंजन है वो 100% एफिशिएंसी के साथ पॉसिबल है। तो हमने यही कहा आइडियल हीट इंजन इज़ नॉट पॉसिबल। नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक नो हीट इंजन कैन convert all the input heat into the useful work because some heat is always lost to the surrounding। कुछ हीट हमारी ज़ाया होनी ही होनी है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। नाम से ही पता लग रहा है, आपने 10th क्लास में या 9th क्लास में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। वो रिएक्शन जो रिवर्स किए जा सकते हैं रिवर्सिबल, जो नहीं किए जा सकते वो इरिवर्सिबल। ऐसे ही यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स में कुछ प्रोसेस हैं जैसे आइसोथर्मल है, एडियाबैटिक है, आइसोकोरिक है, आइसोबोरिक है, आइसोबैरिक है। कोई भी प्रोसेस है अगर वो रिवर्स हो जाता है कंट्रोलिंग फैक्टर के साथ तो वो रिवर्सिबल है, अगर नहीं हो सकता तो वो इरिवर्सिबल है। तो डेफिनेशन क्या होगी? अ प्रोसेस विच कैन बी रीट्रेस इन द बैकवर्ड डायरेक्शन विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी चेंज इन द सराउंडिंग इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। लिक्विफिकेशन एंड वेपोरेशन ऑफ अ सब्सटेंस परफॉर्म स्लोली आर परफेक्टली रिवर्सिबल। यानी बुखारात से वेपर, जो बुखारात से पानी और लिक्विड को बुखारात में कन्वर्ट करना, ये दोनों काम रिवर्सिबल पॉसिबल है। इरिवर्सिबल क्या है? अ प्रोसेस
विच कैन नॉट बी रिट्रेस, जिसको नहीं वापस लाया जा सकता इन द बैकवर्ड डायरेक्शन इवन बाय द रिवर्सिंग द कंट्रोलिंग फैक्टर। हम फैक्टर कंट्रोल करके रिवर्स कर भी दें लेकिन वो हमारे पास दोबारा से वो रिट्रेस नहीं होगा। इसको हम क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल प्रोसेस। द एक्सपेंशन ऑफ हाईली एक्सप्लोजन इज़ अ हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगर धमाका हो जाता है किसी जगह पर तो वो जो सारी एनर्जी है वो तो सराउंडिंग में चली गई है, ट्रांसफ़र हो गई है। अब वहाँ से हम एनर्जी कैसे इकट्ठी करके उसको वापस लाएं, एटम बम दोबारा से कैसे बना लें? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है वाई एडियाबैटिक इज स्टीपर देन द आइसोथर्म। वाई एडियाबैट इज स्टीपर देन द आइसोथर्म। तो ये आपको ग्राफ नज़र आ रहा होगा एडियाबैट का और आइसोथर्म का। आइसोथर्म का ऊपर है और एडियाबैट का थोड़ा सा स्टीपर होके ज़्यादा कर्व होके जाता है और नीचे की तरफ ज़्यादा जाता है। इसकी वजह क्या है? वो कहता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हीट गिवन टू द गैस डज वर्क बट द इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, सो प्रेशर डिक्रीज स्लोली। तो अगर हम आइसोथर्मल इक्वेशन में देखें तो हमारी जो फर्स्ट लॉ की इक्वेशन थी Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। आइसोथर्मल में टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी क्या होता है? कांस्टेंट। तो इसको हम अगर भूल जाएं तो हमारी सारी की सारी हीट किस में कन्वर्ट हो रही है? वर्क में। बट हम एडियाबैटिक में देखते हैं इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन द सिस्टम डज वर्क इट्स इंटरनल एनर्जी सो टेम्परेचर डिक्रीज। यानी जब आप वर्क करते हैं तो आपकी इंटरनल एनर्जी या टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिससे आपका प्रेशर भी क्या हो जाता है? ड्रॉप हो जाता है। डेट्स वाई हमारा एडियाबैट स्टीपर होता है आइसोथर्म से। और एडियाबैट के लिए जो फर्स्ट लॉ की क्वेश्चन है Q इज इक्वल टू डेल्टा प्लस W, तो ये ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर देता है इसलिए ये जल्दी गिर जाता है। ये स्लोली एनर्जी कंज्यूम करता है, स्लोली एनर्जी ट्रांसफ़र करता है, डेट्स वाई ये थोड़ा सा ऊपर स्लोली स्लोली मूव करता है। नेक्स्ट कह रहा है रेफ्रिजरेटर ट्रांसफॉर्म हीट फ्रॉम कूल टू हॉट। ये हमने पीछे भी पढ़ा था कि लो टेम्परेचर रेजरवायर से जो हमारे पास रेफ्रिजरेटर वो हाई टेम्परेचर रेजरवायर तक हीट को पहुंचाता है। डज दिस वोलेट द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जस्टिफाई योर आंसर। तो वो कह रहा है क्या ये सेकेंड लॉ की वोलेशन है? नहीं जी, ये तो सेकेंड लॉ की वोलेशन नहीं है। सेकेंड लॉ भी तो यही कहता है कि हीट कूल्ड रेजरवायर से हॉट रेजरवायर में, कम टेम्परेचर वाले रेजरवायर से ज़्यादा टेम्परेचर रेजरवायर वाले में कूल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में हीट को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो रेफ्रिजरेटर ट्रांसफ़र हीट फ्रॉम कूल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी बाय डूइंग द एक्सटर्नल वर्क ऑन द सिस्टम। सिंस आर रेफ्रिजरेटर यूज वर्क to transfer heat against the temperature gradient, it follows the Clausius statement. कह रहा है एक्सप्लेन द ब्रीफली हीट डेथ ऑफ यूनिवर्स इन टर्म्स ऑफ इंट्रोपी। हीट डेथ को आपने एक्सप्लेन करना है। हीट डेथ होता क्या है उसको ज़रा देखें। इंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। इंट्रोपी क्यों इंक्रीज़ कर रही है? इंट्रोपी का फार्मूला होता है डेल्टा S डेल्टा Q ओवर T। हमारे जो यूनिवर्स है उसमें डे बाय डे आप देख रहे हैं गर्मियों में गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्लाइमेट बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, तो डेट्स वाई हमारी इंट्रोपी इंक्रीज़ कर रही है। तो इंक्रीज डे बाय डे व्हेन इट रीच इज मैक्सिमम, जब ये अपनी मैक्सिमम लिमिट को पहुंच जाएगी, एवरीथिंग विल बी हैव द सेम टेम्परेचर। हर बॉडी, आपकी बॉडी होगी, कोई भी सॉलिड बॉडी होगी, कोई भी बॉडी इर्द गिर्द सराउंडिंग में जो भी बॉडी है उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? सराउंडिंग के लिहाज से एक ही हो जाएगा। एज अ रिज़ल्ट नो हीट फ्लो और यूज़फुल वर्क विल बी पॉसिबल। फिर हीट एक जगह से दूसरी जगह फ्लो नहीं करेगी, आपका वर्क नहीं होगा। दिस स्टेट इज़ कॉल्ड हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स। फिर यूनिवर्स की डेथ हो जाएगी, समझ लें। नेक्स्ट कह रहा है हाउ इज़ वर्क डन बाय अ गैस ऑन द गैस। तो वर्क डन बाय द गैस हमने पता है कि ये पॉजिटिव होती है और वर्क डन ऑन द गैस क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो व्हेन अ गैस एक्सपैंड इट पुश द पिस्टन आउटवर्ड एंड गोज वर्क ऑन इट्स सराउंडिंग विच इज़ टेकन एज अ पॉजिटिव। तो इसको हम यहाँ पर बनाते हैं। फर्ज करें ये हमारे पास एक सिलेंडर है, उस पर एक पिस्टन है, पिस्टन के ऊपर हमने कुछ वेट रखा हुआ है, नीचे गैस भरी हुई है। तो जब हम गैस को अलाउ करेंगे कि वो एक्सपेंड करेगी तो उसका वॉल्यूम पहले से क्या हो जाएगा? ज़्यादा। पिस्टन नीचे से कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो जैसे ही ये पिस्टन नीचे से ऊपर जाएगा तो किसने वर्क किया? ये गैस के मॉलिक्यूल ने पिस्टन को पुश किया ऊपर।
तो ये पिस्टन नीचे से ऊपर चला गया, तो ये है वर्क डन बाय गैस। इसी तरह से वो कहता है वर्क डन ऑन द गैस क्या होता है, वर्क डन व्हेन अ गैस इज कंप्रेस्ड एक्सटर्नल फोर्स पुश द पिस्टन इनवर्ड नीचे की तरफ आएगा, डज वर्क ऑन द गैस, गैस के ऊपर वर्क होगा, इट इज़ टेकन एज नेगेटिव। फर्स्ट करें ये पिस्टन है, इसके ऊपर मैंने वेट रखा हुआ है, अब वेट मैं मज़ीद बढ़ा देता हूँ तो ज़ाहिर सी बात है पिस्टन नीचे जाएगा। पिस्टन जब नीचे जाएगा तो वो गैस को क्या कर रहा है, पहले गैस एक्सपेंशन में थी, ज़्यादा था वॉल्यूम, अब वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब है कि गैस कंप्रेस कर रही है और वर्क किसके ऊपर हो रहा है, अब वर्क ऑन गैस हो रहा है, तो इसको हम नेगेटिव लेंगे और बाय द सिस्टम क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसकी एग्जांपल मैं अक्सर बच्चों को देता होता हूँ, अगर आपका दिल खुद कर रहा है पढ़ने को तो ये है पॉजिटिव वर्क, वर्क डन बाय द पर्सन या वर्क डन बाय द गैस। और अगर आपको ज़बरदस्ती पढ़ाया जा रहा है मोटिवेट करके डांट के जैसे भी है, तो वो वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, ऑन द स्टूडेंट हो रहा है, तो ये नेगेटिव वर्क होगा। लेट मी नेक्स्ट कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। कह रहा है एक्सप्लेन हाउ थर्मोडायनामिक्स रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। कह रहा है थर्मोडायनामिक कैसे एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेट करता है, तो ये आपको कई दफ़ा बता दिया गया है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, तो डेट्स वाई यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स में ही आपकी एनर्जी कंजर्वेशन है। कह रहा है थर्मोडायनामिक्स रिलेट एनर्जी कंजर्वेशन थ्रू इट्स फर्स्ट लॉ विच स्टेट दैट द एनर्जी कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बट टोटल एनर्जी रिमेन क्या रहेगी, कांस्टेंट ओवर द टाइम इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। फर्स्ट लॉ की क्वेश्चन होती है Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, जितनी हीट आएगी वो एनर्जी को बढ़ाएगी प्लस क्या करेगी, वर्क करेगी। वेयर Q इज हीट गिवन टू द सिस्टम, डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन बाय द सिस्टम। तो ये लास्ट लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये ऊपर वाली 2-3 लाइनें और ये फार्मूला लिखना ज़रूरी है। एक्सप्लेन हाउ थर्मोडायनामिक्स अप्लाइज टू बायोलॉजिकल सिस्टम सच एज ह्यूमन बॉडी। यानी थर्मोडायनामिक्स को, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को इंसानी बॉडी पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। थर्मोडायनामिक्स अप्लाइज टू द ह्यूमन बॉडी, अप्लाई होता है बाय शोइंग हाउ इट यूजेस एंड चेंजेस एनर्जी। आपकी बॉडी में किस तरह से एनर्जी बढ़ती है और किस तरह से एनर्जी कम होती है, इसको अगर हम एक्सप्लेन कर देंगे तो वो आपका थर्मोडायनामिक्स एक्सप्लेन कर देगा। द बॉडी गेट्स केमिकल एनर्जी फ्रॉम द फूड, जब आप खाना खाते हैं तो आपको केमिकल एनर्जी से आपकी बॉडी में एनर्जी बढ़ती है। चेंजेस इनटू हीट, जब आप खुराक खाते हैं तो आपको सम टाइम आपने देखा होगा कि आपको पसीना आना शुरू हो जाता है, वो इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी से हीट बढ़ रही है। एंड मूवमेंट, जब आप काम करते हैं तो वो आपकी एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है, इस्तेमाल हो जाती है। फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितनी खुराक खाई थी उतनी एनर्जी आपने यूटिलाइज कर दी। A gas is expanding adiabatically, explain what happened to the temperature and pressure। तो एडियाबैटिक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हीट और हीट क्या रहती है, सिस्टम की कांस्टेंट रहती है। तो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिखूं तो हीट हमारी क्या हो जाती है, ज़ीरो यहाँ पर, तो डेल्टा U प्लस क्या हो जाता है, W, तो इस साइड पर ज़ीरो आ जाएगा, W उस साइड पर ले जाएं तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या होगा, W। तो यहाँ पर क्या कहता है, बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा। तो सम टाइम टेम्परेचर कम होगा इंटरनल एनर्जी के कम होने से और हमारा प्रेशर भी कम हो जाएगा एडियाबैटिकली, जब हम उसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करवाएंगे। तो इन adiabatic process no heat transfer or leave the system, when gas expand adiabatically it does work at the cost of internal energy, so temperature decrease which causes the sharply pressure in decrease। तो याद रखें टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी के क्या होती है, डायरेक्ट, प्रेशर भी काइनेटिक एनर्जी के क्या होता है, डायरेक्ट। तो जब टेम्परेचर कम हुआ काइनेटिक कम होगी और काइनेटिक कम होगी तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम। और टेम्परेचर चेंज इन इंटरनल एनर्जी के क्या होता है, डायरेक्ट होता है। अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो आपका इंटरनल एनर्जी भी कम हो रहा है। तो ये क्वेश्चन अगर आप लिखना चाहते हैं लिख लें, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन लाजमी लिख लीजिएगा। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन हो जाते हैं आपके यहाँ पर ख़त्म। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।